माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 जीव विज्ञान का मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पे नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम 70 नंबर पूर्णांक का पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको कम से कम 40 नंबर का क्वेश्चन तो आपको मालूम ही हो जाएगा आंसर सहित। तो वीडियो में लास्ट बने रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस प्रकार से हमारा बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा। तो देखिए, इस प्रकार से दिया रहेगा आपको अनुक्रमांक लिखने के लिए। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा। समय रहेगा हमारा 3 घंटा 15 मिनट का। पूर्णांक होता है 70 का। 70 नंबर का आपका पेपर आएगा। उसके बाद आपको निर्देश पढ़ लेना अच्छे तरीके से। देखिए, मैं नोट में क्या दिया है, कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी शुरुआत का जो 15 मिनट है उसमें आपको पेपर को पढ़ना है अच्छे तरीके से। अब देखिए, निर्देश नंबर 1 कह रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य, किसी को छोड़ना नहीं है आपको। दूसरा है, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों के द्वारा कीजिए। यानी जहां पर आपको चित्र पूछा है वहां पे आपको चित्र भी बनाना है। तीसरा निर्देश कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके सामने उसका नंबर लिखा हुआ है। अब आगे देखिए, देखिए हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न, तो देखिए क्या है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर का क्या है, एंड्रोजन्स स्रावित होता है। ए ऑप्शन है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, बी ऑप्शन है सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, और सी ऑप्शन है स्मेटिट्स के द्वारा, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो हमने डार्क कलर से लिखा है वही हमारा सही आंसर है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो एंड्रोजन स्रावित होता है लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर खा। देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा आनुवंशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है। तो ए ऑप्शन है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, बी ऑप्शन है टर्नर सिंड्रोम, सी ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, और डी ऑप्शन है थैलेसीमिया। कह रहा है कौन सा आनुवंशिक विकार, कौन सा आनुवंशिक रोग है जो 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। ये होता है 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण डाउन सिंड्रोम रोग होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर गा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रोग की पुष्टि बिडाल परीक्षण द्वारा की जाती है। तो ये ऑप्शन है टाइफाइड, बी ऑप्शन है मलेरिया, सी ऑप्शन है अतिसार पेचिस, और डी ऑप्शन है फाइलेरिया। तो देखिए, जो बिडाल टेस्ट के द्वारा जिसका जो जांच होता है टाइफाइड का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए घा वाला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि आनुवांशिक रूपांतरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आनुवांशिक रूपांतरण के कथन में कौन सा जो कथन है सत्य है। तो देखिए ए ऑप्शन है, क्या कह रहा है कि आनुवांशिक रूपांतरण ने फसलों को सूखा व ठंडा के प्रति अधिक सहिष्णु बनाया है। तो ये भी हमारा सही है। दूसरा कह रहा है बी वाला, आनुवांशिक रूपांतरण ने रासायनिक पीड़क नाशकों पर निर्भरता को कम किया है। ये भी सही है। सी ऑप्शन कह रहा है कि आनुवांशिक रूपांतरण ने खाद्य पदार्थों के स्तर में वृद्धि की है। तो ये भी सही है। तो डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो देखिए, सभी ऑप्शन हमारे सही हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि इनमें से सभी। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए आगे हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए आ गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए दूसरे प्रश्न का क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए अनिषेक जनन, देखिए बिना निषेचन के मादा युग्मक से नए जीव के बनने की प्रक्रिया को या क्रिया को ही अनिषेक जनन कहते हैं। बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से नए जीव बन जाएं, वो होता है अनिषेक जनन, जिसका जनन ना हो। इसी प्रकार पौधों के कुछ भाग जैसे कि बाह्यदल पुंज,
दलपुंज, पुष्पासन यानी अंडाशय को छोड़कर से बनने वाले नए फलों को आभासी फल कहते हैं। जो फल अंडाशय से को छोड़कर बाकी भागों से बनते हैं उन्हें आभासी फल कहते हैं, जैसे कि सेब और नारियल, ये आभासी फल होते हैं। तो इस प्रकार से अब देखिए हम जान लेते हैं कि अनिषेक फलन क्या होता है, क्योंकि दोनों में से क्वेश्चन दोनों पूछता है, या तो पूछता है अनिषेक जनन और फिर पूछता है अनिषेक फलन। तो इसी में जान लेते हैं कि अनिषेक फलन क्या होता है। तो देखिए अनिषेक फलन वह क्रिया जिसमें पौधों से फल का निर्माण बिना निषेचन के होता है उसे अनिषेक फलन कहते हैं, जैसे कि केला और अनानास आदि। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए क्या कह रहा है कि मंगोलियन जड़ता क्या है, इसे किसने खोजा था। तो देखिए मंगोलियन जड़ता, देखिए डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का आनुवंशिक विकार है। इसमें गुणसूत्र के 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण होता है, यानी जो लिंग गुणसूत्र होता है उसमें जो 21वां जोड़ा होता है उसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, जिसके कारण 46 के स्थान पर पूरे जो मनुष्य होता है उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 23 जोड़ी का अर्थ हो गया 46, यानी 46 गुणसूत्र पाया। जो एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, 47 गुणसूत्र हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जिसके कारण 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र बन जाते हैं। इसे ही त्रिगुणता भी कहते हैं, यानी कि जहां पे 2 बना था वहां पे 3 बन गया तो त्रिगुणता हो गया। इसी कारण होता है मंगोलियन जड़ता, डाउन सिंड्रोम। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर का देखिए कह रहा है कि सेब एक आभासी फल क्यों है, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो देखिए उत्तर, जब फल का विकास पुष्प के अन्य भाग जैसे कि बाह्य दलपुंज पुष्पासन से हो तो ऐसे फल को आभासी फल या फिर असत्य फल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए नाशपाती और सेब, ये असत्य फल हैं जिनका निर्माण क्या होगा है पुष्प के अन्य भागों से हुआ, जैसे कि बाह्य दलपुंज पुष्पासन आदि से होता है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा क्वेश्चन, यदि एक द्विरज्जुक डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन के प्रतिशत की गणना कीजिए। तो देखिए उत्तर, 4 ग्राफ के नियम के अनुसार द्विरज्जुकीय डीएनए में एडेनिन की संख्या थाइमिन के बराबर होती है, यूं साइटोसिन की जो संख्या होती है ग्वानिन के बराबर होती है, क्योंकि डीएनए में 4 होते हैं, एक एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। और आरएनए में क्या होता है, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। यही अंतर होता है डीएनए और आरएनए में। तो देखिए हमें कह रहा है कि अगर डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाला एडेनिन कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए यदि डीएनए में 100% में से 20% साइटोसिन है तो ग्वानिन भी 20% ही होगा और बचे 60 एडेनिन तथा थाइमिन होंगे, यानी कि 30 एडेनिन और 30 थाइमिन। अतः एडेनिन की डीएनए में 30% की प्रतिशतता होगी। इस प्रकार से जो एडेनिन होगा कितना होगा, 30% होगा। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्योंकि जितना एडेनिन होता जितना साइटोसिन होता है उतना ग्वानिन भी होता है, और फिर जब साइटोसिन 20 है तो ग्वानिन भी 20 होगा, तो क्या होगा हमारा, और जितना एडेनिन होता है उतना थाइमिन होता है, तो एडेनिन और थाइमिन 2 हो गए, तो हम 60 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो हमारा 30 बचेगा, इसलिए हमारा 30 एडेनिन हो गया और 30 थाइमिन हो गया। अब आगे देखिए कह रहा है कि जैव परबलीकरण का क्या अर्थ है, व्याख्या कीजिए। तो देखिए जैव परबलीकरण, देखिए उन्नत खाद्य गुणवत्ता को सुधारने के लिए पादप प्रजनन द्वारा ऐसे पादपों ऐसे किस्मों का पौधों का निर्माण किया जाता है जिनमें खनिज लवण, विटामिन, पूर्ण प्रोटीन, स्वास्थ्यवर्धक वसा आदि पदार्थों की पूर्ण मात्रा पाई जाए और स्वास्थ्यवर्धक का स्तर बढ़ाया जाए। इस प्रक्रिया को जैव प्रबलीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए गोल्डन राइस जो विटामिन ए से भरपूर है, ये होता है जैव प्रबलीकरण, यानी जिसको प्रबल का अर्थ होता है शक्ति, जिसको शक्ति दी जाए। जैव यानी जो हमारा जो मंडल है जैसे कि पेड़ पौधे, तो जैव प्रबलीकरण यानी कि जो पेड़ पौधों को शक्ति प्रदान करे। तो ऐसे गुणवत्ता वाले बीजों का या पौधों का निर्माण करना जिसमें खनिज लवण, विटामिन, पूर्ण रूप से प्रोटीन, वसा आदि भरपूर मात्रा में पाई जाए, वही होता है प्रबलीकरण। उदाहरण के लिए गोल्डन राइस जो बनाया गया है,
जिसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत भरी है, भरपूर है। अब देखिए आगे हमारा आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है। तो देखिए इसमें क्या है, प्रश्न संख्या 3 का क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि पुनर्योगज डीएनए तकनीकी से आप क्या समझते हैं, इसके कृषि में उपयोग का ऑर्डर कीजिए। तो देखिए उत्तर हमारा है हेडिंग पुनर्योगज डीएनए। देखिए किसी वांछित विजातीय डीएनए खंड को एक वाहक डीएनए खंड से जोड़कर बनाया डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। क्या है कि किसी वांछित विजातीय दूसरे जातीय डीएनए खंड को एक वाहक डीएनए खंड से जोड़कर जो डीएनए बनाया जाता है उसे ही कहते हैं पुनर्योगज डीएनए। अब देखिए इसका कृषि में उपयोग। देखिए कृषि में उपयोग, देखिए नंबर 1 खाद्य पदार्थों के पोषक स्तर में वृद्धि, जैसे कि गोल्डन राइस का विकास जिसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। दूसरा है मृदा उर्वरता को क्षीण होने से बचाना। तीसरा है पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि। और चौथा है पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलों का विकास, यानी जिसमें कीट ना लगे। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है, अगला है क्वेश्चन की प्लाज्मिड किसे कहते हैं तथा प्लाज्मिड का मुख्य उपयोग लिखिए। तो देखिए जीवाणुओं में उपस्थित मुख्य वृत्ताकार डीएनए अणु के अतिरिक्त उपस्थित छोटे अतिरिक्त गुणसूत्रों की डीएनए अणुओं को जिसमें कि आनुवंशिक सूचना निहित होती है प्लाज्मिड कहलाता है। इसे देख लीजिए कि जीवाणुओं में उपस्थित मुख्य वृत्ताकार डीएनए, जो वृत्ताकार डीएनए होता है किसमें, जीवाणु में उपस्थित होता है। डीएनए के क्या, अणु के अतिरिक्त उपस्थित छोटे अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए, उसके अतिरिक्त जो छोटे गुणसूत्रीय डीएनए होते हैं अणुओं को जिनमें की आनुवंशिक सूचना होती है, वही होता है प्लाज्मिड। अब देखिए प्लाज्मिड का उपयोग। तो देखिए प्लाज्मिड का उपयोग पुनर्योगज डीएनए की क्लोनी प्रतिकृति बनाने के लिए किया जाता है। इस पर एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन भी उपस्थित होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है कि कैंसर पर टिप्पणी लिखिए। देखिए कैंसर यह एक कष्टदायक रोग है जिससे प्रतिवर्ष लाखों व्यक्तियों की मृत्यु होती है। किससे, कैंसर के कारण। अब देखिए कैंसर के कारण क्यों होते हैं। देखिए कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थों को कार्सिनोजेनस कहते हैं, जैसे कि देखिए भौतिक कारक क्या क्या हैं, पराबैंगनी किरणें, आयोनोजिंग आयोनाइजिंग विकिरण, एक्सरे और गामा रे। अब देखिए रासायनिक कारक क्या हैं, कैडमियम ऑक्साइड, मस्टर्ड गैस, कालिख और सिगरेट का धुआं आदि। देखिए तीसरा क्या है, जैविक कारक। जैविक कारक क्या है जिनके कारण कैंसर होता है। देखिए ओन्कोजेनिक विषाणु, इसके कारण भी कैंसर होता है। अब आगे देखिए क्या है, आनुवंशिक कारक। आनुवंशिक कारक भी होते हैं, डीएनए संक्रमण के कारक होते हैं, लक्षण होते हैं। अब देखिए कैंसर के लक्षण क्या हैं। देखिए कैंसर के लक्षण, देखिए नंबर 1 घाव का जल्दी ठीक ना होना। दूसरा है शरीर के किसी भाग में गांठ का बनना, जैसे कि जीभ के कैंसर, स्तन में कैंसर आदि। तीसरा है शरीर के किसी तिल या मस्से में अचानक तीव्र वृद्धि होना, यह भी एक कैंसर है। चौथा है शरीर के भार पर नियंत्रण कमी होना। और पांचवा है भोजन को निगलने या बोलने में कठिनाई का होना, यह भी कैंसर का लक्षण है। ये सभी कैंसर के लक्षण हैं। अब देखिए कैंसर के प्रकार, यानी कैंसर कितने प्रकार का होता है। तो देखिए कैंसर को निम्नलिखित 3 समूहों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है कार्सिनोमा, जैसे कि स्तन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। दूसरा है साकोरमा। तो देखिए साकोरमा क्या है, जैसे कि अस्थि यानी हड्डियों में कैंसर, लसिका गांठों का कैंसर, अग्नाशय का कैंसर और त्वचा का कैंसर, इसे कहते हैं साकोरमा। तो तीसरा क्या है, ल्यूकीमिया। तो देखिए यह रुधिर की कोशिकाओं का कैंसर है। इसमें डब्ल्यूबीसी संख्या में, डब्ल्यूबीसी जो होते हैं व्हाइट ब्लड सेल, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उनकी संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, यानी उनकी संख्या बढ़ जाती है। ये भी एक कैंसर, जिससे कि मनुष्य को एक खुजली की टाइप का जो रोग होता है, कैंसर होता है, वो होता है डब्ल्यूबीसी बढ़ने पर। अब देखिए आगे
घ वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि जात की परिभाषा लिखिए, जाति को परिभाषित कीजिए, इसके दो लक्षण बताइए। तो देखिए उत्तर, समान जीवधारियों के उस समूह को जाति कहते हैं जो प्रकृति में परस्पर प्रजनन करके प्रजनन योग्य संतान उत्पन्न करते हैं, जैसे कि मानव जाति है। देखिए मानव जात प्रजनन करके अपनी इतना संतान उत्पन्न कर रही है, तो ये एक जाति होगी मानव जात। ये इसी प्रकार से कई जात हैं, जैसे कि घोड़े की जात जो है, पशु की जात, कुत्ते की जात, बिल्ली की जात, इस प्रकार जात कहते हैं कि अपने जैसे ही जात को उत्पन्न करती है समूह वाले, उसी समूह को जात कहते हैं। देखिए नंबर 1 जात के लक्षण। जाति वर्गीकरण की मूल इकाई है या समान जीन पूल साझा करती है। दूसरा है एक जाति के सदस्यों को अन्य जाति के सदस्यों में क्या करते हैं, आकारिक लक्षणों के आधार पर एक दूसरे से पृथक करते हैं। एक जाति के सदस्य जो होते हैं दूसरे जाति से किस प्रकार से अलग दिखते हैं, किसी शारीरिक आकार पर और लक्षण पर। जैसे कि देखिए मानव जात में 2 पैर होता है, 2 हाथ होता है, एक सिर होता है। इसी प्रकार से जो मान लेते हैं कि घोड़ी की जात है तो उसमें 4 पांव होते हैं, पूंछ भी उसमें होता है, एक मुख होता है। और विमानों में क्या होता है, 2 हाथ होते हैं, 2 पाँव होते हैं, शरीर होता है, मुख होता है। तो ये अंतर है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि बायोपायरेसी पर उचित उदाहरण सहित टिप्पणी लिखिए तथा जैव एकाधिकार बायोपेटेंट क्या है, सॉरी बायोपेटेंट क्या है कह रहा है। जैव एकाधिकार जिसे बायोपेटेंट कहते हैं क्या है। तो देखिए इसमें बायो पायरेसी भी पूछ रहा है और बायो पेटेंट भी पूछ रहा है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हर साल पूछे जाते हैं। तो देखिए जान लेते हैं बायो पायरेसी क्या है। किसी देश के जैविक संसाधनों जैसे कि जीव जंतु व आनुवांशिक पदार्थ का किसी दूसरे देश के द्वारा बिना जानकारी के उपयोग में लाना बायो पायरेसी कहलाता है। देखिए किसी देश के जैविक संसाधन क्या होता है, जैविक संसाधन क्या होता है, जीव जंतु और आनुवांशिक पदार्थ। इसको किसी देश के इन साधनों को, जीव जंतु या फिर उनका आनुवांशिक पदार्थ को बिना उस देश की इजाजत लिए उसका उपयोग करना ही बायोपायरेसी कहलाता है। अब देखिए बायो पेटेंट क्या है। देखिए किसी देश की सरकार द्वारा किसी जैविक वस्तु अथवा सेवा के खोजकर्ता को दिया जाने वाला वह अधिकार जो अन्य व्यक्तियों संस्थाओं को इस खोज के व्यावसायिक उपयोग से रोकता है उसे ही पेटेंट कहते हैं या वह पेटेंट कहलाता है। किसी देश की सरकार द्वारा किसी जैविक वस्तु अथवा सेवा के खोजकर्ता को दिया जाने वाला अधिकार जो व्यक्ति संस्थाओं को इस खोज के लिए क्या होता है, व्यावसायिक उपयोग से रोकता है उसे ही पेटेंट कहते हैं। अब देखिए हमारा क्या आ गया, लघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड। तो देखिए नंबर का क्या है, चौथे का, बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए, देखिए बंध दंपति यानी जिन्हें लड़के या बच्चे जिन्हें नहीं हो रहे हैं, पुत्री पुत्र कोई भी नहीं हो रहे, बंध हैं, जिसे बांझपन कहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर, ऐसी स्त्री या पुरुष जो संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं बंध दंपति कहलाते हैं तथा इस घटना को बंध्यता कहा जाता है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं एवं यह एक कमी स्त्री व पुरुष दोनों में हो सकती है। यह जो कमी है केवल स्त्री में नहीं, स्त्री व पुरुष दोनों में होती है। लेकिन समाज में क्या होता है कि बच्चे न जन्म होने पर दोष केवल स्त्रियों को ही दिया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। देखिए क्या है नंबर 1, क्या कारण है, अंतः डिंबवाहिनी स्थानांतरण। कैसे बच्चों को, जिनको जो बांझ दंपति हैं उन्होंने कैसे बच्चे हो सकते हैं। तो देखिए नंबर 1 कैसी विधि, अंतः डिंबवाहिनी स्थानांतरण यानी जायगोट के द्वारा। देखिए ऐसी स्त्री जिनकी अंडवाहिनी में विकृति आ होती है यानी अंडवाहिनी में खराबी होती है, रोग होता है, उनके अंडाणु को बाहर प्रयोगशाला में पुरुष के शुक्राणु के साथ उचित गर्भाशयी वातावरण में निषेचन कराते हैं। जो गर्भाशय का वातावरण होता है उसे उसी वातावरण में प्रयोगशाला में निषेचन कराते हैं महिला के अंडाणु के पुरुष के शुक्राणु से। एवं भ्रूण को, जब वो भ्रूण बन जाता है तो माता के फैलोपियन नलिका में से स्थानांतरित कर देते हैं। जो उसको निषेचन कराने के बाद भ्रूण बनता है तो उसी भ्रूण को क्या करते हैं, माता के जो माता होती है उसके फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण करते हैं, रख देते हैं, करा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को अंड
अंतःडिंबवाहिनी स्थानांतरण कहते हैं। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जिसे जिफ्ट कहते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है। दूसरा अंतःगर्भाशयी स्थानांतरण। देखिए क्या होता है। इस प्रक्रिया में 8 ब्लास्टोमियर से अधिक अवस्था वाले भ्रूण को सीधे स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित कर देते हैं। इससे भी क्या होता है, स्त्री बच्चे को जन्म देती है। अब देखिए खा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि पारजीनी जीवाणु से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर देखिए, ऐसा जीवाणु जिनके डीएनए में अपनी अभिव्यक्ति करने वाला एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित होता है, जो पारजीनी जीवाणु कहलाता है। ऐसा जीवाणु जिनके डीएनए में अपनी अभिव्यक्ति, खुद की अभिव्यक्ति करने वाला एक अतिरिक्त बाह्य जीन उपस्थित होता है, उसे पारजीनी कहते हैं। जैसे कि पारजीनी ई कोलाई जीवाणु की सहायता से मानव इंसुलिन तैयार की जाती है। अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, गा वाला। ये कह रहा है कि शुक्र जनन क्या है। संक्षेप में शुक्र जनन की प्रक्रिया को समझाइए, वर्णन कीजिए। तो देखिए युग्मक जनन, इसे ही कहते हैं शुक्र जनन। तो देखिए युग्मक जनन का अर्थ है दो भिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण। इस क्रिया में नर जनन अंग जैसे कि वृषण से नर युग्मक तथा मादा जनन अंग अंडाशय से मादा युग्मक का निर्माण होता है। लैंगिक प्रजनन हेतु युग्मकों का बनना अपरिहार्य होता है। यह लैंगिक जनन की एक निषेचन पूर्ण परिघटना है। मानव में नर युग्मक शुक्राणु का बनना शुक्र जनन तथा मादा युग्मक अंडाणु का बनना अंड जनन कहलाता है। जो पुरुष होते हैं पुरुष में शुक्राणु का बनना शुक्र जनन कहलाता है, और जो मादा होती है मादा में अंडाणु का बनना ही अंड जनन कहलाता है। यहाँ पे देखिए चित्र में देखिए हमारा शुक्र जनन है। देखिए शुक्र जनन क्या होता है। देखिए शुक्राणु जनन का क्या है पे देखिए शुक्राणु जन समसूत्री विभाजन के बाद क्या होता है, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बनती हैं। उसके बाद प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो बनता है द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं बनती हैं। उसके बाद होता है द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। उसके बाद बनता है क्या, शुक्राणु प्रस्थ और शुक्राणु पूर्व बनता है, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद विभेदन होता है, फिर हमारा बनता है शुक्राणु। फिर शुक्राणु क्या होता है, यौना आरंभ होता है। शुक्राणु क्या किया जाता है, जाकर अंडाणु से मिलता है, जिससे कि बच्चे भ्रूण का जन्म होता है। देखिए शुक्र जनन हेडिंग हमारा है। देखिए शुक्र जनन अब क्या है यहाँ पे देखिए शुक्र जनन वृषण के शुक्राणु, वृषण जो होता है जैसे कि जो जनन अंग होता है उसके वृषण भी एक जनन अंग है। तो जो लिंग होता है, लिंग के बगल में ही एक थैलीनुमी आकार की रचना होती है, जिसमें दो अंडे की तरह आपको डिजाइन की दिखेंगी, जो जिसमें शुक्राणु भरा रहता है, वही होता है वृषण। तो वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण शुक्राणु जनन कहलाता है। जो वृषण होता है उसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्र जनन द्वारा होता है वृषण में शुक्राणु का निर्माण। यह प्रक्रिया लैंगिक हार्मोन्स के द्वारा होती है। वहां पर शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया होती है, वो जो लैंगिक हार्मोन्स होते हैं उन्हीं के द्वारा होती है। अब देखिए आगे शुक्र जनन प्रक्रिया के 2 चरणों में बांटा गया है। जो शुक्र जनन प्रक्रिया इसको 2 चरणों में बांटा गया है। देखिए नंबर 1 क्या है। नंबर 1 चरण है जनन कोशिकाओं से स्पर्मेडिड का बनना या निर्माण होना। दूसरा है स्पर्मेडिड का शुक्राणु में कायांतर शुक्राणु में बदलना। तो देखिए नंबर 1 क्या है, जनन कोशिकाओं से स्पर्मेडिड का निर्माण। तो देखिए इसको निम्न 3 प्रक्रियाओं में बांटा जा सकता है। देखिए क्या है, नंबर 1 कैसे शुक्राणु का निर्माण होता है। पहला है गुणन प्रावस्था। तो देखिए शुक्र जनन नलिकाओं की जनन एपिथीलियम की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु कोशिका का निर्माण होता है। ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। उसके बाद होता है वृद्धि प्रावस्था। तो इसमें देखिए क्या होता है, शुक्राणु जनन कोशिकाओं में पोषक पदार्थों के संचित होने से कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है। इन कोशिकाओं को प्राथमिक स्पर्मेटोटाइट्स कहते हैं, यह भी द्विगुणित होता है। उसके बाद है परिपक्वन प्रावस्था। तो देखिए इसमें क्या होता है, प्राथमिक स्पर्मेटोटाइट्स से अर्धसूत्री प्रथम विभाजन के फलस्वरूप द्वितीयक स्पर्मेटोटाइट्स या द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बनती हैं। इस प्रकार से शुक्राणु का निर्माण होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वायु परागण
पर टिप्पणी कीजिए और वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए उत्तर है वायु परागण। देखिए अनेक पौधों में परागण वायु के माध्यम से होता है। इन पौधों तथा इनके पुष्पों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। नंबर 1 देखिए क्या है, ये प्रायः छोटे होते हैं, समूह में होने से निश्चय ही लाभ होता है। ये छोटे होते हैं और समूह में होते हैं, इससे इन्हें लाभ होता है। दूसरा है पुष्प अनाकर्षक होते हैं, अर्थात सुगंध, रंग, मकरंद आदि से वंचित रहते हैं, जो वायु परागण होते हैं। तीसरा देखिए क्या है, पुंकेसरों के पुतंतु लंबे होते हैं। और चौथा है परागकणों का निर्माण अत्यधिक मात्रा में होता है, क्योंकि वायु के माध्यम से इसकी हानि बहुत अधिक होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां का आ गया। देखिए क्या कह रहा है कि भ्रूणपोष किसे कहते हैं, किसी एक प्रकार के भ्रूणपोष के बारे में लिखिए। तो देखिए उत्तर, द्विनिषेचन के एक पद तीन संलयन, द्विनिषेचन के एक पद तीन संलयन जिसमें एक नर युग्मक का संलयन द्वितीय केंद्रक से होता है। एक नर युग्मक का संलयन क्या होता है, द्वितीय केंद्रक से होता है। और इसके फलस्वरूप भ्रूणकोश से बने हुए त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक से एक पोषक संरचना ऊतक का परिवर्धन होता है। इसे ही भ्रूणकोश कहते हैं, यानी भ्रूणपोष कहते हैं। यह विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। जो भ्रूणपोष होता है, जो विकासशील भ्रूण होता है, जैसे कि जब शुक्राणु जाकर अंडाणु से मिलता है तो शुक्राणु का जो होता है पूंछ कट जाता है, तो एक भ्रूण का रूप धारण कर लेता है, जिससे जिससे क्या कहता है, भ्रूणपोष जो होता है इसे पोषण प्रदान करता है। जो बाहर आके शिशु बनता है उसे ही अंदर जो रहता है उसे भ्रूण कहते हैं, तो उसको क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। तो देखिए यह है भ्रूणपोष का चित्र। अब आगे देखिए भ्रूणपोष जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या देखिए, नंबर 1 होता है केंद्रीय, दूसरा होता है कोशिकीय और तीसरा होता है हीलोवियल। ये भ्रूणकोष के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि चित्रों की सहायता से लघु बीजाणु जनन का वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए, पराग कोश की प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। इन्हें पराग कोष्ठक या फिर लघु बीजाणु धानियां कहते हैं। पराग कोश में परागकण या लघु बीजाणु बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। पराग कोश होता है उसमें क्या करते हैं, जो पराग कोश होता है उसमें परागकण या लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को ही लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यहाँ पे देखिए किस प्रकार चित्र बना, इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए पढ़ते हैं। देखिए पराग कोश में सक्रिय कोशिकाओं का एक समूह होता है। प्रत्येक परागपुट की भित्ति का निर्माण कोशिकाओं के 4 स्तरों से होता है। ये 4 स्तर हैं, बाहर से अंदर के क्रम में, यानी बाहर से अंदर के क्रम में सबसे बाहर होती है बाह्य त्वचा, उसके बाद अंतःस्थीलियम और फिर जिसे कहते हैं एंडोथीलियम। तीसरा होता है मध्य परत या फिर टेपटम। उसके बाद होता है देखिए आगे, प्राथमिक अवस्था में परागकोश केवल एपिडर्मिस से घिरा होता है। परागकोश की चारों पालियों के बाह्य त्वचा के नीचे अलग अलग अधस्तरीय कोशिकाएं बड़े आकार की तथा अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। इन कोशिका को प्रपरसु कोशिकाएं कहते हैं। प्रत्येक प्रपरसु कोशिका परिणत विभाजन द्वारा विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाती हैं। देखिए क्या क्या, नंबर 1 क्या है, बाहरी कोशिका, प्राथमिक वित्तीय कोशिका। तो दूसरा भीतरी कोशिका, जिसे कहते हैं प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर निबंध लिखिए। तो देखिए हेडिंग हमारा जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट देखिए, अपेक्षाकृत अल्प समय में हुई तीव्र जनसंख्या वृद्धि को ही जनसंख्या विस्फोट, यानी कम समय में जनसंख्या की अधिक वृद्धि को ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अब देखिए जनसंख्या विस्फोट के परिणाम अथवा परिवार नियोजन की आवश्यकता। तो देखिए बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। नंबर 1 है खाद्य आपूर्ति की समस्या, यानी खाने की चीजों पर समस्या। जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में खाद्यान्नों का उत्पादन कम हो रहा है और बच्चे कुपोषण के शिकार हो, यानी खाने की चीजों पर का जो है उत्पादन कम हो रहा है और जनसंख्या अधिक बढ़ रही है, जिससे कि बच्चे क्या तो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। दूसरा शिक्षा की व्यवस्था, यानी शिक्षा की समस्या।
शिक्षण संस्थाओं की कमी के कारण बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए प्रवेश पाना कठिन हो रहा है। यानी जनसंख्या अधिक होगी तो जो शिक्षा का संस्थान वो कम होंगे, तो जिसमें क्या होगा, बच्चों को शिक्षा में भी कमी होगी। तीसरा है रोजगार की समस्या। चौथा है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा की समस्या। आगे देखिए, अब जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय क्या है। नंबर 1, वैधानिक उपाय। वैधानिक उपाय देखिए क्या है। सरकार ने कानून बनाकर विवाह के लिए आयु की न्यूनतम सीमा तय कर दी है। लड़कियों के लिए यह 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। दूसरा है शिक्षा व जागरूकता। तीसरा, आर्थिक स्थिति में सुधार। और चौथा है परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ाना। और पांचवा है स्वास्थ्य एवं यौन शिक्षा। ये सभी जरूरी हैं। अब आगे देखिए क्या अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने जिन लक्षणों की वंशागत का अध्ययन किया उनमें से 4 के नाम लिखिए। अथवा मेंडल ने मटर के पौधों के कितनी जोड़ी विविध लक्षणों का अध्ययन किया था। तो उत्तर देखिए, दोनों का उत्तर एक ही है। देखिए, मेंडल ने मटर के पौधों में निम्न 7 लक्षणों के वंशागत का अध्ययन किया। नंबर 1 है पौधों की ऊंचाई यानी लंबा और बौनापन। दूसरा है पुष्प का रंग यानी बैगनी और सफेद। तीसरा है बीज का आकार गोल और झुर्रीदार। चौथा है बीज का रंग पीला और हरा। उसके बाद पांचवा देखिए क्या है, फली का रंग यानी हरा और पीला जो फल को लगता है। छठा है फली का आकार यानी फूली या सिकुड़ी जो फल लगता है, फूला है सिकुड़ा। सातवां है पुष्प की स्थिति कक्षस्थ और अनस्थ यानी पुष्प कहाँ पर है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। का है सहप्रभाविता और फिर खा है आनुवांशिक कोड। तो देखिए, देखते हैं पहले सहप्रभाविता पर। देखिए, सहप्रभाविता वंशागति का वह प्रकार जिसमें किसी विषम युग्मजी में दोनों एलील अभिव्यक्त होते हैं सहप्रभाविता कहलाता है। मनुष्य में ए बी रक्त समूह इसका उदाहरण है जो सहप्रभाविता का। अगला आनुवांशिक कोड। तो देखिए, आनुवांशिक कोड जीवन के प्रारंभिक समय से चली आ रही वह सार्वत्रिक कोडित सूचना है जो सभी जीवों में आनुवांशिक सूचना के आधार पर प्रोटीन संश्लेषण को विशिष्टीकृत रूप देता है। इस आनुवांशिक मात्रा में प्रत्येक संकेतांत या कोड वर्ड 3 अक्षरों का बना त्रिकोण होता है जो कि एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइडों के प्रतीकों AUGC को दर्शाता है तथा किसी एक अमीनो अम्ल को कोटित करता है। एमआरएनए अणु पर उपस्थित 3 क्षारकों का एक समूह जो एक अमीनो अम्ल को पहचानता है उसे ही आनुवांशिक कोड कहते हैं, आनुवांशिक कोड वह कहलाता है। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। खा वाला मानव जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि मानव जीनोम परियोजना पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए हेडिंग हमारा है मानव जीनोम प्रोजेक्ट। देखिए, यह यूएम्स डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी व नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा परियोजित एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना है जो मानव जीनोम परियोजना है। इसमें अनेक देश के वैज्ञानिकों ने मिलकर कार्य किया है। यह एक दीर्घ अवधि परियोजना थी। यह सन 1990 में प्रारंभ हुई व 2003 में पूरी हुई। कौन सी परियोजना? मानव जीनोम परियोजना। अब देखिए इसके लक्ष्य क्या थे। मानव जीनोम परियोजना के लक्ष्य। देखिए, मानव जीनोम परियोजना के लक्ष्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है मानव जीन्स की पहचान करना। दूसरा मतलब मानव में जीन की पहचान करना। दूसरा देखिए क्या है, मानव डीएनए को बनाने वाले लगभग 3 बिलियन रासायनिक क्षारक युग्मों के अनुक्रमों का निर्धारण करना। तीसरा है जीनोम संबंधी आंकड़ों को संघीकृत करना और विश्लेषण हेतु आधुनिकतम तीव्र अधिक प्रभावी तकनीक विकसित करना। चौथा है योजना के फलस्वरूप उठने वाली सामाजिक, नैतिक व कानूनी समस्याओं पर विचार करना। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, मानव जीनोम में प्रयुक्त विधियां। तो देखिए, मानव जीनोम में प्रयुक्त विधियां। इस परियोजना को पूरा करने में 2 प्रमुख विधियों का प्रयोग किया गया है। नंबर 1 है अभिव्यक्त अनुक्रम टैक्स
अव्यक्त अनुक्रम टैग्स, और दूसरा है अनुक्रम टिप्पण या फिर सीक्वेंस एनोटेशन। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मिलर के प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए, रूसी वैज्ञानिक AI ओपेरियन, जो कि 1924 में वैज्ञानिक थे, ने रासायनिक उद्दीकाश द्वारा जीवन की उत्पत्ति नामक सिद्धांत प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? 1924 ईस्वी में। स्टेनले मिलर ने अपने प्रयोग द्वारा ओपेरिन के कथन की पुष्टि की। किसके? ओपेरिन की जो कथन था उसकी पुष्टि किए थे। किसके प्रयोग के द्वारा? देखिए किसके प्रयोग के द्वारा इन्होंने क्या, AI ओपेरिन, जो उसका सिद्धांत था क्या था? AI ओपेरिन ने रासायनिक उद्दीकाश द्वारा उत्पत्ति नाम का सिद्धांत प्रस्तुत किया। आगे देखिए, इसका चित्र है ये, यहाँ पे देखिए इसका चित्र है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखिए स्टेनले मिलर का प्रयोग। देखिए मिलर ने 5 लीटर के फ्लास्क में मैथेन, हाइड्रोजन तथा अमोनिया का मिश्रण 2:2:1 का अनुपात लिया। यानी मेथेन का 2 भाग लिया, 2 भाग लिया हाइड्रोजन का और 1 भाग लिया अमोनिया के अनुपात में लिया। आधा लीटर एक फ्लास्क को नलिका द्वारा 5 लीटर वाले फ्लास्क में जोड़ दिया। छोटे फ्लास्क में निरंतर पानी के उबलते रहने का प्रबंध किया ताकि जलवाष्प नलिका द्वारा बड़े फ्लास्क में पहुंचती रहे। आदि देखिए वायुमंडल की परिस्थितियों को उत्पन्न करने के लिए 5 लीटर वाले फ्लास्क में टंगस्टन के इलेक्ट्रोड के मध्य 60,000 वोल्ट की विद्युत धारा लगभग 1 सप्ताह तक प्रवाहित की। उपकरण में गैसीय मिश्रण को संघनित करने के लिए कंडेंसर की व्यवस्था की। कंडेंसर जो इस प्रकार सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है। आगे देखिए गैसीय मिश्रण कंडेंसर द्वारा पुनः द्रव में बदलता रहा, जो ठंडा करता रहता है। CH4 NH3 H2 तथा H2O का यह मिश्रण उपकरण में 1 सप्ताह तक उबलता रहा। प्रयोग के बाद अंत में एक लाल रंग का गंदला तरल प्राप्त हुआ। इस तरल पदार्थ का परीक्षण करने पर प्राप्त हुआ कि यह विभिन्न एमिनो अम्ल, सरल शर्कराओं एवं कार्बनिक अम्लों का मिश्रण था। आगे देखिए स्टेनले मिलर के प्रयोग से ओपेरिन के इस कथन की पुष्टि होती है कि आदि वातावरण में उपस्थित मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन तथा जलवाष्प से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक जंतु यानी पारजीवी जंतु किसे कहते हैं? ट्रांसजेनिक जंतु उत्पादन की 2 महत्वपूर्ण विधियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए उत्तर पारजीवी यानी ट्रांसजेनिक जंतु आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा विकसित जंतु जिनके जीनोम में पुनर्योगज DNA तकनीकी से किसी अन्य जंतु या पादप कोशिका के बीजातीय वांछित लक्षण वाले जीन खंड, जीन या गुणसूत्र निवेशित कर दिया जाता है। पारजीवी यानी ट्रांसजेनिक जंतु कहलाते हैं। फिर से पढ़ लीजिए कि कह रहा है देखिए क्या कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा विकसित जंतु वह जंतु जो अभियांत्रिकी अनुवांशिकी द्वारा विकसित किए जाते हैं जिनके जीनोम में पुनर्योगज DNA तकनीकी से किसी अन्य जंतु या पादप की कोशिका का बीजातीय वांछित लक्षण वाले जीन खंड यानी दूसरे जीव का लक्षण वाले जीन को उसमें डाल देते हैं। जीन या गुणसूत्र निवेश कर दिया जाता है। यही होता है पारजीवी यानी ट्रांसजेनिक जंतु, जिसमें किसी दूसरे जंतु या पौधे का DNA डाल दिया जाए। अब आगे देखिए उदाहरण ट्रांसजेनिक गाय रोजी जिसके दूध में मानव प्रोटीन A लैक्टेट्यूमुलिन की उच्च मात्रा थी। कौन सी गाय जो थी? रोजी गाय। आगे देखिए ट्रांसजेनिक भेड़ जिसके दूध में पर्याप्त मात्रा में 0 से 1 एंटीट्रिप्सिन उपस्थित था। अनेक ट्रांसजेनिक चूहे, बकरी आदि का भी निर्माण किया गया। आगे देखिए ट्रांसजेनिक जंतु की रचना की विधियां। तो देखिए जंतु कोशिकाओं में पुनर्योगज DNA के प्रवेश के लिए निम्नलिखित विधियां प्रयोग की जाती हैं। नंबर 1 है इलेक्ट्रोपोरेशन
इलेक्ट्रोपोरेशन। तो देखिए अति उच्च वोल्टेज वाले क्षणिक विद्युत आवेश द्वारा कोशिका में पुनर्योजित डीएनए को पुनः स्थापित करने को इलेक्ट्रोपोरेशन कहते हैं। दूसरा देखिए क्या है, माइक्रो इंजेक्शन। तो देखिए माइक्रो इंजेक्शन क्या है, माइक्रो माइक्रोमैनिपुलेटर्स की सहायता से कोशिकाओं के केंद्रक, निषेचित अंडे के प्राक केंद्रक तथा एक द्विकोशिकीय भ्रूण में विदेशी जीन को पहुंचाने की तकनीकी को माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं। अब देखिए आगे हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हमारा क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। चित्र भी बनाइए और इसका वर्णन भी कीजिए। तो देखिए इस जो हमारा चित्र यहाँ पे आपको दिख रहा है, यह है मानव जनन तंत्र का, मानव नर जनन तंत्र का चित्र। देखिए यहाँ पे जो होता है यह है शिशन, इसको कहते हैं शिशन मुंड। और ये जो है देखिए ये है वृषण, ये जो गोल गोल दिख रहा है आपको अंडे की तरह, ये वृषण है। और यहाँ पे देखिए ये जो आपको गुच्छ दिख रहा है यह है अग्रगुच्छ, शिशन पर जो गुच्छ दिख रहा है वो अग्रगुच्छ है। ये बीच में शिशन की मूत्र मार्ग होता है। और यहाँ पे देखिए जो वृषण होता है, वृषण में देखिए यहाँ पे ये अधवृषण होता है, यहाँ पे शुक्रवाहिका होती है, यहाँ पे विसरण जालिका होता है, मतलब विसरण की जाली, और यहाँ पे विसरण पालिकाएं होती हैं। इसके बाद देखिए ये जो नलिका होती है शुक्रवाहक नलिका होती है, और ये जो नलिका होती है ये मूत्र वाहिनी होती है, जिससे मूत्र जाता है इस नलिका से। और यहाँ पे जो होता है ये मूत्राशय होता है, ये जो होता है पीले पीले दिख रहा है ये मूत्राशय है। ये जो नलिका है ये देखिए शुक्राशय है। ये जो ग्रंथि है ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। और यहाँ पे जो ग्रंथि ये है कंदमूत्र पथ ग्रंथि, कंदमूत्र पथ ग्रंथि ये ग्रंथि है। तो इस प्रकार से हो जाएगा इनका चित्र। अब आगे देखिए, अब देखिए प्राथमिक जनन अंग। वृषण पुरुष के प्राथमिक जनन अंग है। जो वृषण है ये यही पुरुष के क्या है, पुरुष के प्राथमिक जनन अंग होते हैं। अब देखिए वृषण ये एक जोड़ी होते हैं, यानी दो होते हैं, एक जोड़ी का मतलब दो, तथा उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण अनेक कुंडलित नलिकाओं के बने होते हैं, जिन्हें शुक्राणु जनन नलिका कहते हैं या शुक्र जनन नलिका कहते हैं। शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। आगे देखिए, शुक्र जनन नलिकाएं विसरण जालक में खुलती हैं। विसरण जालक से 16 से 20 पतली शुक्रवाहिकाएं निकलकर एपिडियमाइसिस में खुलती हैं। वृषण शुक्राणु निर्माण का कार्य करता है। जो वृषण होता है क्या करता है, शुक्राणु निर्माण करता है, यानी स्पर्म का निर्माण करता है। आगे देखिए, ये विशेषकर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण करता है, जो जनन में सहायक होता है। अब आगे देखिए सहायक अंग, सहायक जनन अंग। ये अंग जनन की प्रक्रिया में सहायक करते हैं। अब जो हम अंग बता रहे हैं वो जनन की प्रक्रिया में कहते हैं सहायक करते हैं, सहायता करते हैं। इसमें सहायक नलिकाएं व सहायक ग्रंथियां शामिल हैं। अब देखिए सहायक नलिकाएं ये निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। नंबर 1 देखिए क्या है, एपिडिडाइमिस। तो देखिए एपिडिडाइमिस क्या है, यह लगभग 6 मीटर लंबी पतली अत्यधिक कुंडली नलिका होती है, जो वृषण के अग्र पश्च और भीतरी भाग को ढके रहती है। जो एपिडिडाइमिस जो नलिका होती है, एपिडिडाइमिस में शुक्राणु संग्रहित एवं परिपक्व होते हैं। उसमें शुक्राणु स्पर्म इकट्ठा होते हैं और परिपक्व यानी विकास होता है उनका। दूसरा है शुक्रवाहिनी, ये सभी नर में होते हैं यानी पुरुष में होते हैं। देखिए शुक्रवाहिनी क्या होता है, एपिडिडाइमिस से एक शुक्रवाहिनी निकलकर वक्षण नाल से होती हुई उदर गुहा में प्रवेश करती है। शुक्रवाहिनी मूत्रवाहिनी के साथ फंदा बनाकर मूत्र मार्ग के अधर भाग में खुलती है। उसके बाद है स्खलन वाहिनी। देखिए शुक्राशय से दो छोटी पतली भित्ति वाली वाहिनियां प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर मूत्र मार्ग में खुलती हैं। इन्हें स्खलन ग्रंथियां या स्खलन वाहिनिकाएं कहते हैं। चौथा है पेनिस। तो देखिए यह नर मैथुन अंग है। मूत्र मार्ग मूत्र व वीर दोनों हेतु साझा मार्ग है, जो जो क्या करता है शिश्नाग्र पर खुलता है। जो ये होता है, जो शिश्न होता है, पेनिस होता है, इसमें दो नलिका होती है, एक शुक्र की नलिका होती है, इसमें शुक्राणु निकलता है, एक होता है मूत्र की नलिका।
दोनों साझा होता है, दोनों में से देखिए नलिका होती है, इसमें से शुक्राणु भी आता है और फिर मूत्र भी आता है एक ही नलिका से। अब देखिए सहायक जनन ग्रंथियां, तो देखिए इन ग्रंथियों का श्रावण जनन प्रक्रिया से, जो ये ग्रंथियां होती है जनन प्रक्रिया में सहायक होती हैं। नंबर 1 है शुक्राशय, तो देखिए यह एक जोड़ी दीपालित थैलीनुमी संरचना है। इसकी भित्ति क्या होती है, ग्रंथिल होती है। इससे चिपचिपा द्रव स्रावित होता है जो वीर्य का मुख्य भाग बनाता है। आगे देखिए जो शुक्राशय या शुक्राणुओं को पोषण एवं रक्षण करता है, शुक्राणु को पोषण करता है, उसकी रक्षा करता है। उसके बाद दूसरा है प्रोस्टेट ग्रंथि, तो देखिए यह ग्रंथि मूत्र मार्ग के अधर भाग के चारों ओर स्थित होती है तथा कई पिंडों की बनी होती है। इस ग्रंथि से हल्का अम्लीय तरल पदार्थ स्रावित होता है। आगे देखिए शुक्राणु व प्रोस्टेट के स्राव मिलकर सेमिनल प्लाज्मा कहलाते हैं। यह शुक्राणुओं के साथ मिलकर वीर्य बनाते हैं। आगे देखिए तीसरा है काउपर्स ग्रंथियां, देखिए इन्हें इन्हें क्या कहते हैं, बल्बोयूरेथ्रल्स ग्रंथियां भी कहते हैं। काउपर्स ग्रंथियां मैथुन से पहले एक क्षारीय एवं चिकने द्रव का स्रावण करती हैं। आगे देखिए यह मूत्र मार्ग की अम्लता को समाप्त कर तथा योनि मार्ग में पहुंचकर मैथुन को सुगम करती हैं। अब देखिए 8वां नंबर क्या है, मनुष्य के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, तो देखिए इस प्रकार से होता है मादा जनन तंत्र का चित्र। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देख लीजिए, अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप इसे अपनी बुक में भी देख सकते हैं। आइए इसका पढ़ते हैं, इसकी हम रचना करते हैं। तो देखिए प्राथमिक अंग, अंडाशय स्त्री के प्राथमिक अंग होते हैं। जो अंडाशय होते हैं स्त्री के प्राथमिक यानी पहले जनन अंग होते हैं। देखिए अंडाशय, यह एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में स्थित होता है। अंडाशय वृक्क के समीप मीसोबेरियम द्वारा उदर गुहा से जुड़े रहते हैं और अंडाशयी लिगामेंट्स द्वारा गर्भाशय से जुड़े रहते हैं। अंडाशय क्या होता है, ठोस होता है। और देखिए आगे अंडाशय की सतह पर छोटे छोटे दाने जैसे उभर दिखाई देते हैं, उभार यानी से फूले फूले दिखाई देते हैं दानों की तरह, उभार यानी ऊपर उठे हुए, जिन्हें ग्राफियन पुटिकाएं कहते हैं। ग्राफियन पुटिकाओं में अंडाणु बनते हैं और पुटिका से ही एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण होता है। आगे देखिए सहायक जनन अंग स्त्री में, देखिए ये अंग जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। इसमें सहायक नलिकाएं व सहायक ग्रंथियां शामिल हैं। अब देखिए सहायक नलिकाएं, अंडवाहिनियां, गर्भाशय व योनि। तो देखिए नंबर 1 है अंडवाहिनियां। प्रत्येक अंडवाहिनी पतली कुंडलित लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके 3 भाग होते हैं। अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 है प्रारंभिक भाग, जिसे कहते हैं फिम्ब्रिएटेड कीप। दूसरा है मध्य भाग, से कहते हैं फैलोपियन नलिका। तीसरा है अंतिम भाग, से कहते हैं इस्थमस कहलाता है, जो अंतिम भाग होता है। देखिए दूसरा आ गया गर्भाशय। दोनों ओर फैलोपियन नलिकाएं संयुक्त होकर गर्भाशय का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से फैलोपियन नलिका मिलती हैं आकर, ये नलिका फैलोपियन नलिका इस प्रकार से बनी होती है और यहाँ पे बीच में गर्भाशय होता है। तो देखिए गर्भाशय चौड़े थैलेनुमा होता है। इसकी भित्ति मोटी व पेशी युक्त होती है, यानी चमड़ी युक्त होती है, पेशी उसमें होती है, मांसपेशियां। तीसरा देखिए योनि, देखिए यह लगभग 8 सेंटीमीटर नलिका रूपी पेशीय संरचना होती है। योनि मादा जनन छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। योनि में जन्मनाल भी होता है, जिससे बच्चे का जन्म होता है। अब आगे देखिए क्या है सहायक जनन ग्रंथियां स्त्रियों में, तो देखिए इन ग्रंथियों का स्रावण जनन प्रक्रिया में सहायता करता है। नंबर 1 है स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियों में शिशु के पोष हेतु दुग्ध का निर्माण होता है। दूसरा है बार्थोलिन ग्रंथियां। एक जोड़ी ग्रंथियां योनि के पार्श्व में स्थित होती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 बायोलॉजी का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर ना सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको यहाँ पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।